अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ अशमिंदर सिंह बहल साहब हैं जो कि कमोडोर भी हैं और इंडियन टीवी पे अक्सर इनके साथ शो करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू। इट इज माई ऑनर एंड प्रिविलेज, मेरा ऑनर और प्रिविलेज है कि मैं आपके शो पे हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर, आज हम वही समझना चाहेंगे आपसे एक बार फिर कि जो ईरान और इजराइली अमेरिका की जो एक लड़ाई चल रही है, वॉर, आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है उसमें। कई गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक्स चल रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या गल्फ कंट्रीज जवाब देंगी? क्योंकि सऊदीया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर ये अटैक्स ना रुके तो सऊदीया जवाब देगा। लेकिन सऊदीया जवाब कैसे देगा सर? उसमें जाहिर है कि हमारा भी रोल कहीं ना कहीं बन जाएगा, क्योंकि हमने जो डिफेंस एग्रीमेंट करके रखा है। तो ये वॉर आपको बढ़ती हुई लग रही है क्या इस रीजन में? देखिए, जब ट्रम्प ने इस वॉर को शुरू किया था नेतन्याहू के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था उनको कि 4 दिन या 5 दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म कर देंगे। और खासकर जब उनको इंटेलिजेंस मिली थी आयतुल्लाह खमैनी के बारे में, और उस इंटेलिजेंस से उन्होंने इस युद्ध को जल्दी शुरू कर दिया था। उनको शाम को शुरू करना था, लेकिन उन्होंने सुबह ही शुरू कर दिया था। और उनको लगा कि अगर ऊपरी लेवल की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, जिसको इंक्लूड करें अगर आईआरजीसी के कमांडर्स को भी, और 40+ को मार देंगे, तो हो सकता है कि कैपिटुलेट कर दे ईरान। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ईरान के ऊपर जरूर पिछले 8 दिन, आज 9वां दिन है, 9 दिन के अंदर इतने हमले हुए हैं, 4,000 से ऊपर हमले ईरान के ऊपर हो चुके हैं। काफी एरियाज ईरान के तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। यहां तक कि 160 के करीब तो बच्चियां भी मारी गई थी एक स्कूल के अंदर। 1300 से ऊपर वहां के लोग मारे जा चुके हैं। और साथ में आज तो हद ही हो गई जब 7 के करीब रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ, और इस लेवल का एस्केलेशन एकदम ऊपर चला गया है। और साथ में एक डीसैलिनेशन प्लांट पे भी हमला किया गया है, जिससे 30 गांव जो हैं उनको इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत मार पड़ी है ईरान को। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, रेजिलियंस है उनके अंदर, लड़ने की शक्ति के साथ साथ जो एक गट्स होते हैं, एक विल टू फाइट होती है, वो बहुत क्लियरली दिख रही है। और जिस हिसाब से इस अटैक ने यूनाइट किया शियास को, ना केवल ईरान के अंदर बट पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने यूनाइट किया, जिससे एक ऐसी शक्ति मिली है ईरानियन मिलिट्री को, जो वो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं अगर वो यूएस का मुकाबला कर सकें। और इसी वजह से पहले उन्होंने रीजनल वॉर की तरह बनाया, कई देशों को इन्वॉल्व किया, खासकर गल्फ के देशों को उसके अंदर, उनके एयर बेसिस, उनके नेवल एरियाज जैसे बहरीन का 5th फ्लीट के एरियाज के अंदर, या फिर उनके एयरपोर्ट्स, या फिर उनके इवन रिफाइनरीज। 5 के करीब देशों के अंदर तो रिफाइनरीज, चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर एंड कुवैत। और कतर में तो उनकी एलएनजी प्लांट पे भी हमला हुआ। और साथ में उन्होंने 4 रेडार अमेरिका के डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, जॉर्डन के अंदर और सऊदी अरेबिया में। और कुछ थाट वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है उनको भी डिस्ट्रॉय किया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईरान ने भी जवाब दिया। उस स्केल पे ना हो, उस टेम्पो पे ना हो, लेकिन ईरान ने भी दिया। और धीरे धीरे ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। ये एक चीज पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो युद्ध भीषण होता जा रहा है, और दोनों तरफ से बढ़ रहा है। एक्सेप्ट जो ईरान है, ईरान का जो कैपेबिलिटी थी उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ा है कि मिसाइल्स का यूटिलाइजेशन कम करके वो ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस समय। हाँ, ये जरूर है कि जो ईरान के जो मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कहीं बेहतर मिसाइल्स हैं पहले से। तो अब भीषण तो हो गया है, अब ये अगले चरण के लिए पहुंच चुका है। लेकिन सर, साथ ही साथ अमेरिका को भी काफी, जैसे आपने भी कहा, बहुत टफ टाइम मिला है। और जो एक उसने अपनी एक इमेज बना रखी थी ना कि जी हम तो सुपर पावर है, ईरान तो छोटी सी कंट्री है, पता नहीं कितने तो सैंक्शंस हमने लगा रखे हैं। तो सर, उसको एक आपके ख्याल से बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है अमेरिका के लिए ईरान का जो एक रिस्पॉन्स आया? और उससे गल्फ कंट्रीज को भी सर थोड़ा सा उनकी हिम्मत तो हुई होगी कि वो अब अमेरिका के सामने उस तरह से नहीं काम करेंगे जैसे पहले करते थे। दूसरा क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना प्लीज। सर, आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका की अब वो पहले जैसी एक वो जो पोजीशन थी या जो रोप था कि जी हम तो, ईरान छोटी कंट्री है, उसको हम दबा लेंगे या ईरान कुछ कर नहीं पाएगा, सैंक्शंस भी बहुत लगी हैं। तो ईरान ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया,
तो उससे आपको नहीं लगता कि अमेरिका की थोड़ी पोजीशन खराब हो गई है, और साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं जो हमेशा बहुत ज्यादा एक तरह से दबी रहती थी अमेरिका के आगे, वो भी अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया उन्होंने भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अंडर एस्टिमेट किया था ट्रंप ने, खासकर ईरान की रेजिलियंस कैपेबिलिटी को, और जो उनकी दो शक्तियां हैं ड्रोन और मिसाइल की, और जो अंडरग्राउंड उन्होंने मिसाइल, 3 मिसाइल सिटी और 313 के करीब ड्रोन के सेंटर्स बना रखे हैं जो काफी अंदर तक हैं, यानी कि 500 फुट से लेके 2400 फुट तक हैं, जिनको कोई भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत चिंतित कर दिया है ट्रंप को इस बात ने कि वो जरूर नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो वो चाहते थे रजीम चेंज या फिर कि बड़ी जल्दी युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि जैसे ही अब बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए, अभी तो 6 आए हैं, और मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ 6 ही मरे होंगे, मुझे लगता है कि काफी और भी हताहत हुए होंगे जिनको वो छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये बॉडी बैग्स वापस आने शुरू होंगे तो उन पर भी प्रेशर बनेगा। ऑयल की कीमत जो उनके पेट्रोल पंप्स पे है आज 3.13 $3.13 पर गैलन तक पहुंच चुकी है। तो वो चीज लोगों को पसंद नहीं, और हो सकता है वो उससे भी ऊपर जाए, तब उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। वैसे भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिर के 36 से 38% तक आ गई है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा इतनी भारी संख्या के अंदर उनको, उनके जो रिपब्लिकन्स हैं उनको सीट्स मिलने वाली हैं। तो ये प्रेशर तो है। दूसरी चीज है कि जो मिडिल ईस्ट के देश कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको तो बताया भी नहीं, फिर हमला कर दिया। और हमला कर दिया यानी कि रात को कर सुबह कर दिया, वैसे भी शायद बताया भी ना हो। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। और तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही फंसे हुए हैं, हमारा ऑयल भी रुक गया। जो उनकी मेजर इकोनॉमी किस चीज पे चलती है? ऑयल पे चलती है, टूरिज्म पे चलती है। आपने देखा ही है कि दुबई और अबू धाबी और एक और बेस है जहां से मेजर ट्रांजिट हब है, और साउथ एशिया की जितनी फ्लाइट्स हैं इन जगहों से जाती हैं, तो उस पे बड़ा भारी इफेक्ट पड़ा है। कई लोग अटके हुए हैं जो इनके बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है दुबई के, तो उन्होंने ये कहा है कि अब तो इन्वेस्ट करना यूएस के अंदर बंद कर दीजिए, ये देखिए हमारा युद्ध नहीं, हमें कितना नुकसान हो रहा है। और साथ में जब उनको ये लग रहा है कि अगर ये युद्ध खिंच जाता है, अगर 1 महीना हो जाता है, तो गल्फ की इकोनॉमीज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है, इंटरनेशनल टूरिज्म पे इफेक्ट होगा, और साथ में जो गल्फ का एक इमेज था सेफ वाला, वो दूर हो जाएगा। पहले अमेरिका को वो लोग एक स्टेबलाइजर की तरह देखते थे, एक वो देश जो उनके अंदर युद्ध को रोकने में समर्थित कर सकता है, लेकिन ऐसा अब है नहीं। उन्होंने देखा एग्जाम्पल अफगानिस्तान का, उन्होंने देखा इराक का, अब उनको ये लगता है कि जो युद्ध शुरू करने वाला है वो तो वही है, अमेरिका और कहीं ना कहीं इजराइल है। और साथ में ये भी कहूंगा कि जो इजराइल ने प्रेशर बनाया था अमेरिका के ऊपर इस युद्ध को खींचने के लिए, वो वाले प्रेशर में अमेरिका को प्रॉब्लम होगी आज से आने वाले समय में। लेकिन ये जरूर है कि ईरान के ऊपर बहुत भारी डैमेज आज चल रहा है, और गल्फ देश भी सोच रहे होंगे हम कहाँ फंस गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर गल्फ कंट्रीज में खासतौर से यूएई और दुबई, अबू धाबी, वहां तो बहुत ज्यादा अटैक किए गए हैं। उसकी क्या रीजन आपको लगती है? क्या यूएई ने जो है बहुत खुलकर अमेरिका का साथ दिया था, या वहां पे कंपनीज बहुत ज्यादा है अमेरिकन? क्योंकि उनको तो सुबह शाम सर पूरे टाइम, मेरे ख्याल इतना नुकसान तो इसराइल का नहीं किया जितना यूएई को उन्होंने मारा है, ईरान ने। मैं आपको अपनी पर्सनल असेसमेंट बताता हूँ, ये कहीं लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि यूएई और बहरीन दोनों अब्राहम अकॉर्ड के अंदर आते हैं, और हाँ। दोनों ने मुस्लिम देशों को मिलाने की कोशिश की है इजराइल के साथ। तो उनको ये लगता है कहीं ना कहीं ईरान को कि ये है जो पीठ के पीछे चाकू मारने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ बहुत क्लोज हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा हमले देखे तो आप यूएई और उस पे है, यूएई और बहरीन पे है, और फिर कतर और कुवैत भी क्लोज दिखे हैं अमेरिका के हमेशा, तो उनके ऊपर भी है। ये 4 इराक के ऊपर क्यों कर रहे हैं वो इसलिए है कि अगर कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा या कोई भी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन होगा तो इराक की धरती से होगा या पाकिस्तान की धरती से होगा, जो सिस्तान प्रोविंस के पास बलूचिस्तान का एरिया 909 किलोमीटर का। आप बच के रहिएगा कि ऐसे ना हो कि या तो सऊदी अरेबिया कहे आपको ज्वाइन करने के लिए, या अमेरिका कल कहेगा जी स्टैंड अप शहबाज शरीफ, आई एम यूजिंग योर टेरिटरी। तो क्या करोगे उसके बाद?
नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही। हम तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और कुछ टाइम पहले मैं अपने घर पे कह भी रही थी कि मुझे दुबई जाना है, और वो सीजन चल रहा था सर, वो हॉलीडेज चल रही थी, तो इतने होटल्स महंगे थे कि अब मुझे घर वाले कह रहे थे अब तुमको घर से आके वो प्रेसिडेंट लेके जाएगा कि वहां कोई नहीं आ रहा, तुम आ जाओ। तो अब वो हालत हो गई है। तो लेकिन सर साथ ही साथ पाकिस्तान का आपको क्या लग रहा है? जैसे अभी आपने भी बात की कि पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरह से, आपके ख्याल से क्या पॉलिसी लेके चलेंगे ये? क्योंकि अगर सऊदिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसमें भी है, अमेरिका को भी खुश करना है, ईरान के साथ भी हम झगड़ा नहीं ले सकते, अफगानिस्तान से पहले ही हमारे साथ रोज क्लैशेस चल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है? क्या करेंगे ये, कैसे निकलेंगे इसमें से? तो सबसे पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा हमको कि ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन क्यों किया। देखिए, हम्म। दोनों को अगर वल्नरेबिलिटी कहीं दिखती होगी तभी साइन करेंगे ना। और सऊदी अरेबिया को क्या दिखती है? उस समय अगर आपको याद हो, उससे कुछ महीने पहले कतर पे हमला हुआ था और इजराइल ने किया था। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को लग रहा था कल अगर इजराइल का हमला उनके ऊपर हो जाता है तो पाकिस्तान के साथ हम एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर ले, कम से कम दो देश हो जाएंगे। और पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज है तो हो सकता है ट्रंप उनको ना करने दे इजराइल को सऊदी अरेबिया पे या फिर पाकिस्तान पे कोई भी हमला रिटेलिएटरी। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन सऊदी अरेबिया की तरफ से था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या रीजन हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक ही रीजन है, जिस देश का सोल्जर हूं मैं, कि ये इंडिया को अगर कहीं रखना, मैंने तो आतंकी हमले करने ही है। और मैं आतंकी हमले करूंगा लश्कर तैयबा से, हिजबुल मुजाहिदीन से, जैश ए मोहम्मद से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा। इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो मेरे पास कम से कम एक मोहरा सऊदी अरेबिया का भी है। लेकिन अब एक बात और खुल के आ रही है जो आपके मीडिया से मैंने पढ़ी, जिसपे मेरे को विश्वास उतना नहीं है। तो एक रीजन वो कह रहे थे इस अकॉर्ड का ये भी था कि कल अगर ईरान का सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को उसके अंदर खींचा जा सकता है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम बहुत स्मार्ट है, वो बेवकूफ नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम में और जो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप है उसमें एक इंग्लिश वर्ड आता है चाज्म, यानी कि हम्म। गैप। वो बहुत बड़ा गैप है और ये मैं कई चैनल्स पे भी कह चुका हूं। और मैं आपसे ये कहता हूं कि भारत में पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत इज्जत है। जब भी आप बाहर जाएंगे देशों में आप देखेंगे, और आपको मैं पर्सनली बता रहा हूं कि जब मुझे बांग्लादेश में, मैं एम्बेसी के अंदर डिफेंस अटैची था, जब मेरा फेयरवेल था वहां से, ये मैं 1994 से 97 तक था वहां पे। तो 97 में जब मेरा फेयरवेल था, मेरा बेस्ट फेयरवेल पाकिस्तानी डीए जो कि पंजाबी अफसर थे उन्होंने दिया था। तो बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में सारे डीएज आए थे वहां पे, और सभी काफी सारी संख्या भी थी। तो कहीं ना कहीं जब भारत से और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो पाकिस्तानी अवाम और भारत की अवाम के बहुत अच्छे रिश्ते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है मेनली है पाकिस्तान आर्मी की, और प्रॉब्लम मेनली है जो आईएसआई एनकरेज करता है टेररिज्म को या आतंकवाद को। तो इस वजह से, और आईएसआई के लिए भी एक जरूरत है, पाकिस्तान आर्मी के लिए ये जरूरत है कि अगर उनको अपनी हुकूमत को चलाना है तो बहुत जरूरी है कोई थ्रेट हो। और भारत से बेस्ट थ्रेट क्या है और कश्मीर का मुद्दा क्या है? बस वो वही लेके लड़ाई झगड़े करवाते रहते हैं, वही लेके पहलगांव जैसे अटैक करा देते हैं, और उसके बाद फिर दोनों में देशों में लड़ाई होती है। और जो आपके जैसे और मेरे जैसे सेन लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखो अब तो सबक किसी ना किसी को तो सिखाना पड़ेगा। तो एंड में मैं ये आ रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई भी चेंज लाना है तो अवाम को अब, मैं मानता हूं कि लबैक ने भी पूरी कोशिश की थी अक्टूबर 2025 में, जब लाखों की संख्या में आ गए थे, जब बात चल रही थी गाजा की और पीस बोर्ड की, उसी टाइम कुछ बातें शुरू हुई थी। तो जब वो सड़कों पे आए थे उस समय उन पे गोलियां बरसाई गई थी। कितने मारे गए ये तो डिस्कशन का पॉइंट है, लेकिन जरूर है कि जब निहत्तों के ऊपर आप गोलियां चलाते हैं तो वो बेचारे कितनी देर तक प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि लबैक को बनाया भी तो पाकिस्तान आर्मी नहीं था इमरान खान के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए उनके जो पॉलिटिकल लीडर इमरान खान है, चाहे मैं उनको पसंद करता हूं नहीं करता, उनकी बॉलिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जब मैं यंग था। क्या स्विंग करते थे बॉल को, और पेस भी क्या जनरेट करते थे। लेकिन जो उनकी बॉलिंग का जो यॉर्कर मारा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा
इमरान के ऊपर, तो वो बेचारों की तो आंखें ही चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्पेस है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत रिड्यूस हो गई है। अगर हम जियोपॉलिटिकली बात करते हैं या इंटेलेक्चुअली बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि जो मुझे लगता है, ये मेरे वर्ड्स हैं, आप बुक्स में तो देखेंगे नहीं, कि जो एक जियोपॉलिटिकल स्पेस थी पाकिस्तान के अंदर, जहां पॉलिटिकल पार्टीज अपना राइट एक्सरसाइज कर सकती थी, आज मिलिट्री ने वो स्पेस खत्म कर दिया है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो अब तो ऐसे लगता है कई बार मुझे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं आरजू जी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी जब ट्रंप ने कहा स्टैंड अप, तो उनको खड़ा होना पड़ा। और या जब ट्रंप ने कहा कि मेरे बारे में कुछ बोलो, तो वो बेचारे आगे आके कुछ बोले। कहीं ना कहीं आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी सेल्फ प्राइड वाले लोग होते हैं ना, वो ये पसंद नहीं करते किसी की इज्जत को इस तरीके से कोई भी इंसान, कोई भी लीडर उछाले, या किसी के देश में घुस के आप किसी प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। तो कहीं किसी किसी सेल्फ लविंग एंड सेल्फ प्राइड पर्सन को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो अगर पाकिस्तान में कोई चेंज आना चाहिए, तो जो उनकी मिलिट्री, जैसे हमारी मिलिट्री बैरक्स में रहती है, ये मेरा घर देख लिया आपने, अरे आप पाकिस्तानी ब्रिगेडियर या जनरल का घर देखेंगे, कई करोड़ों का है। इसका लोन मैं दे रहा हूं हर महीने 90,000। कैन यू बिलीव इट? और पाकिस्तानी करेंसी में वो 2,70,000 रुपए आता है। तो हमारे यहाँ पे जो हम लोग रिटायर भी होते हैं, तो हम देर अपनी लाइफ अच्छी बिताते हैं, बहुत प्राउडली बिताते हैं, हमारी बड़ी इज्जत है हमारी सोसाइटी के अंदर। जब भी हम जाते हैं, सबसे पहले हमें आगे बिठाया जाता है और बोला जाता है ये देशभक्त है, ये देश के लिए लड़े हुए लोग हैं। और खासकर मेरे को गैलेंट्री मेडल भी मिला था, जो पिक्चर पीछे दिख रही होगी आपको। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये है, अगर ये सोसाइटी में है तो हमारी सोसाइटी सेफ है। लेकिन पाकिस्तान में जो मेरी फीलिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी फीलिंग है कि जब पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आता है, तो शायद हो सकता है लोग अपनी लड़कियों को कहते होंगे अंदर चले जाओ, इनका कुछ पता नहीं है। ये फीलिंग है, गलत हो सकता है। सर नहीं, लड़कियों को तो सर कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरा ख्याल है बाकी ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स हो, चाहे एयरफोर्स तो नहीं है बेचारे, लेकिन जो आर्मी है, सॉरी, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो सभी के सामने है। यहाँ तक कि अभी जैसे मैंने एयरफोर्स का भी नाम लिया, तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भी सारा काम एयरफोर्स ने किया था, लेकिन आपको पता है फील्ड मार्शल कोई और बन गया। तो लोग यहाँ पर ये बात भी करते हैं कि फील्ड में तो लड़ाई हुई नहीं है। तो हम इस तरह के सवाल भी अब करने लग गए। तो उसमें यकीनन बहुत से जो लोग बिगड़ गए मेरे जैसे, उसमें इंडियन मीडिया का भी आता है कि हम वहां से सुन के हमने अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को करेक्ट किया। तो ये चीज है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना इतनी बातें सुनने के बाद कुछ तो चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन सर साथ ही साथ इस वक्त भारत की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कि ईरान की बात की गई हो, या ईरान को सपोर्ट, या किसी इजराइल को सपोर्ट, किसी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के टर्म्स इजराइल से भी हैं, आपका ईरान के साथ भी चाबहार पोर्ट और कई दूसरी चीजें। तो आपके ख्याल से क्यों इस तरह से खामोशी जो है वो क्यों है भारत की तरफ से? आपने गुगली अभी फेंकी है। अभी तक और इमरान खान का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, या फिर हमारे जो बॉलर है आजकल बुमराह, उसका होना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि देखिए, 2 दिन पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए भी थे एम्बेसी के अंदर। उन्होंने शोक भी व्यक्त किया और उन्होंने साइन भी किया डॉक्यूमेंट को। और साथ में आपने देखा कि उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, बातचीत भी हुई। और ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आरजू जी, शायद आपको मालूम ना हो, नहीं पक्का मालूम होगा, आप जितने हिसाब से हिस्ट्री पढ़ती हैं। जो इंडो आर्यंस हैं, भारत और पाकिस्तान, पहले तो पाकिस्तान भारत का ही अंग गिना जाता था, तो जो आए थे भारत के अंदर, खासकर पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में, तो वो आए थे ईरान से, पर्शिया से। साइरस द ग्रेट आए, फिर उनके जो थर्ड लाइन के थे वो इंडस और फिर झेलम, और इन दोनों नदियों तक पहुंच चुके थे। यानी कि कुछ पार्ट जो है हिंदुस्तान का, पंजाब का, और काफी हिस्सा जो पाकिस्तान का है, पर्शिया का इन्फ्लुएंस था 500 बीसी के आसपास का। उसके बाद से जो उनका इन्फ्लुएंस था, वो हरप्पन वैली की जो बची हुई थी उसको साथ मिलके, जो जितने आप देखते हैं पाकिस्तान में आज या हिंदुस्तान में, जो इस एरिया के जो आर्यन इन्फ्लुएंस कहते हैं, जिसको इंडो आर्यन इन्फ्लुएंस, तो वो लोग हैं। और तभी आप देखते हैं ज्यादातर जो हमारे नॉर्थ इंडिया के हैं, वो ज्यादातर फाइटर टाइप होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस था पर्शिया का, तो हमारे क्लोज रिलेशंस रहे हैं पर्शिया के साथ।
ईरान के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस रहे। हमने चाबहार पोर्ट जो उनका बनाना शुरू किया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे, और उससे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, यानी कि वहां से निकलते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से निकलते हुए सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से निकलते हुए यूरोप तक पहुंचने का, और उससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत कम हो जाता है, खासकर अफगानिस्तान जिसको अभी आपके साथ जो चल रहा है, उस बेचारे के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो वही छबाहर से ही आता था सामान, वो भी अब प्रॉब्लम में होंगे क्योंकि अब उनका भी सामान बंद हो रहा है। तो ईरान के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस थे हमारे। इजराइल के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, खासकर आप मानेंगे नहीं, मैं जब पायलट भी था, मैं फाइटर पायलट था, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे इजराइल के साथ। उनके पायलट्स को हम बहुत प्रोफेशनल गिनते हैं। पर और साथ में जो हमारी एयर कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है, तो उसके अंदर भी जब मैं कभी भी उनके पायलट से डिस्कस करता था, तो वो बहुत प्रोफेशनल दिखते थे मेरे को। साथ में यूएस के साथ तो हमारे शुरू से ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं, इन द सेंस कि हमारे इतने सारे भारतीय वहां से, सबसे बड़ा जो हमारा मनी आता है, रेमिटेंसेस आते हैं, वो यूएस से आते हैं, और उसके बाद आते हैं यूएई से। तो ये चीज, ये बिल्कुल पास पास, वो 27% है, ये शायद 17 या 19% है जो यूएई से आते हैं, और फिर मिडिल ईस्ट का अगर टोटल करें तो काफी बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो हमारे इस एरिया के अंदर रिलेशंस अच्छे रहे, और हमें ऑयल की जरूरत भी है। तो ऑयल हमारा 40% आता है उसी एरिया से, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से। तो अब हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया, 27 की जगह 40 देशों से हम ऑयल ले रहे हैं, ताकि हमको एक देश पे प्रॉब्लम ना हो। और वो लाइनें जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, या गोलियां चल रही है, मैंने आज एक वीडियो देखा था गोलियां चलने का, और या फिर जो बांग्लादेश में लाइनें लगी है, वो हमारे देश में नहीं है। मेरे को किसी ने पूछा, कल हम, मेरा रीयूनियन था स्कूल का, तो हम लोग गए थे, तो लोग कहाँ बड़े दूसरे दूसरे देशों से भी आए हुए थे, सबने मेरे से एक चीज पूछा, क्या हम पेट्रोल भरने अपनी गाड़ियों में भर के रखे? कोई जरूरत नहीं है, इंडिया, या टेंशन नहीं है सर हमारे यहाँ तो एक्साइटमेंट और थ्रिल खत्म ही नहीं होता पाकिस्तान में। दुनिया में कहीं कुछ हो रहा होगा, हमारे लोग आपको ऐसे ही बाहर दिखेंगे। अभी भी वो यूएई में कहा जा रहा है कि वहां पे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे ना, अगर अगर मिसाइल्स चल रहे हो या अटैक हो रहा हो, तो कहते हैं वो मैसेज करते हैं कि सब लोग घर के अंदर है क्योंकि मिसाइल्स चल रहे हैं। तो कहते हैं पाकिस्तानी बाहर निकल जाते हैं देखने के लिए, बाहर निकल के देख रहे क्या चल रहा है। तो यही ऑपरेशन सिंदूर के टाइप पे हो रहा था। सर हमारी तो बिल्कुल ही बातें ही अलग है। लेकिन सर मैं आपसे इसलिए ये वो क्वेश्चन कर रही थी क्योंकि आप लोगों की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिपेंडेंट है। हम तो जाहिर है कि हर वक्त कहीं ना कहीं से लोन भी मांगते रहते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है जब तक अमेरिका हाँ ना करे। अभी भी अफगानिस्तान में जो अटैक चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसका कोई इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए मैं कह रही थी कि आप लोग बढ़कर बात क्यों नहीं करें इसको रुकवाने के लिए, इस लड़ाई को रुकवाने के लिए। आपको क्या लगता है कि हम बात नहीं कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है कि हमें खुद इफेक्ट नहीं हो रहा इस वॉर का? देखिए आज $93 तक पहुंच गई है बैरल ऑयल की कीमत, और भारत का 88% ऑयल तो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमको इफेक्ट नहीं हो रहा। और आपको क्या लगता है कि बैकडोर बातें नहीं चल रही हमारी सबके साथ? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि आप भारत आए होंगे, आई एम 100% श्योर। नहीं नहीं सर अगर आए मैं तो नहीं आई। मेरे पेरेंट्स वहां से यहाँ आ गए थे। मैं कभी मेरा जाना नहीं हुआ, बिकॉज आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन मेरे फादर जो है वो प्रयागराज इलाहाबाद जिसे पहले कहते थे वहां से थे, और मेरी मदर दिल्ली से, तो इसलिए मेरा तो आना नहीं हुआ। लेकिन हाँ जो एक दो बार एससीओ मीटिंग के लिए प्रोग्राम बना था, लेकिन वो मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया। जैसे उनको खबर मिली मैं आने वाली हूँ, उन्होंने घबरा के कहा नहीं, ऑनलाइन। ऐसा नहीं है। मैं एक चीज आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, मोदी जी के जो क्लोज लोग हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो आप ही तो एक सेम वॉइस हो पूरे पाकिस्तान के अंदर, और एक फकर जी भी अच्छा बोलते हैं, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा। अच्छा बोलते हैं जब भी चैनल पे होते हैं वो। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो मैं उनको पक्का आई विल कॉन्ग्रेचुलेट सेंड इट करूंगा। टू मैं यू आपको, सर। हाँ, जी और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप इंडिया आइए, हमसे भी थैंक यू मिलिए हमारे। और थैंक मैं यू। आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इंडिया में ना किसी को वॉर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर पाकिस्तान में सबको वॉर का इंटरेस्ट है, और सबको इंडिया का इंटरेस्ट है। यहाँ पे कोई पाकिस्तान की बात ही नहीं करता। आप आएंगे भी तो सबकी बात ये हो रही थी, यार मेरा बच्चा तो अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा यूरोप में पढ़ रहा है, यार उधर ये हो गया वो हो गया। और अभी मजे की, जी सॉरी सर, एक एससीओ की मीटिंग यहाँ हुई थी ना जिसमें डॉक्टर जी जयशंकर आए थे, तो वहां जी पे जी जब मैं उधर गई थी, वहां जहाँ कहीं ये मीडिया मीडिया हाउस हमने बनाया था,
तो मीडिया सेंटर, तो वहां पे जो इंडियन जर्नलिस्ट और मीडिया आया हुआ था सर, हम लोग ऐसे चीखे मार मार के मिल रहे थे ना जैसे हम कोई बचपन में स्कूल में साथ थे और अभी हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले। इतना इतना मजा आ रहा था। तो सर वो आई विश के रिलेशंस बेहतर हो जाए। सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप कंप्लीट। नहीं नहीं, तो जहां तक मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अपने हमारे इधर कंट्री के अंदर कोई युद्ध नहीं चाहता, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर अगर मुनीर साहब एक काम कर देना, वो ये आतंकवाद के जो 3 गढ़ हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, हमें ना भी दे, चलो मैं तो हमेशा टीवी चैनल से ऑफ सिंदूर में अगर आपने मुझे देखा हो तो बहुत जोर से मैं बोलता था तो कहीं ना कहीं अगर ना भी दे, अगर ये अड्डे बंद करा दें, इनके ट्रेनिंग जॉब इनकी खाइबर के आसपास के एरियाज में ये करा रहे हैं, आपको क्या लगता है सब पता नहीं है? सबको सब कुछ पता है, कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। और क्योंकि एक एक चीज है कि देखिए, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। भारत के अंदर आपने एक भी ट्रेनिंग अड्डा देखा है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, कभी पाकिस्तान ने उसकी कोई पिक्चर्स दिखाई है? हम उनकी पिक्चर्स भी दिखाते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि अगर मुनीर साहब को तो जो पाकिस्तान में करना है, और जो उनको 1-2 बिलियन डॉलर अगर बनाने हैं बना लें, या जो भी अपने महल बनाना चाहते हैं बना ले, लेकिन अगर ये आतंकवाद का एरिया हटा दे, आप देखिएगा उन आपके साइड के लोग कहते हैं हम बलूचिस्तान में हैं, हम अफगानिस्तान। अरे अफगान जो अभी आए थे मुताकी साहब हमारे देश में, उससे पहले तो हमारे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं थे, आप ही कहते हैं रिलेशंस। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ये कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में। ये जरूर होता है कि हर एक को लगता है कि इस सिचुएशन का एक्सप्लॉइट किया जाए। कोई भी किसी देश का होगा, वो सोचता है कि अगर कोई हमको बहुत तंग कर रहा है, अगर कोई गुंडा है कहीं पे, वो बहुत तंग कर रहा होता है, जब गुंडे को चोट लगती है तो सब लोग कहते हैं कितने खुश होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान गुंडा है, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़ देना, तो अगर रिलेशनशिप हमारी इतनी जल्दी इतनी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये जो डिस्ट्रस्ट का लेवल है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है, वो अगर हम ब्रिज पार नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय। सर मैं लास्ट में जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो टेररिज्म है वो जो अफगानिस्तान से इधर आती है और फिर उसके बाद इधर उधर हो जाती है, या जो भी बात हमारे से कही जाती है, हम तो ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है कि अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म आ रही है? और जैसे आपने कहा असल जो चीजें हैं या असल लोग जो हैं वो तो पंजाब में बैठे हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या जिस तरह से आप लोगों ने अटैक किया था, तो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान जो पॉलिटिशियन है, उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान पर अटैक करना सही है टेररिज्म के लिए, तो फिर भारत का अटैक करना भी सही था, क्योंकि भारत ने भी कोई पब्लिक के ऊपर या आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया था, टेरर कैंप्स पे किया था। तो आपको लग रहा है कहीं पे जाकर कभी कोई पॉलिसी चेंज होगी, या कुछ लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं या जिनके हाथ में कंट्रोल है उनको समझ में आएगा कि कहाँ गलत जा रहे हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये होना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो मिलिट्री है, अगर वो अपनी अहमियत चाहती है, तो उसको और पॉलिटिशियन को दबा के रखना चाहती है, तो कहीं न कहीं जैसे वर्ड यूज़ करते हैं आपके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट, ये चीज़ तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही जा रही है। तो लोगों के ऊपर वो मान्यता बन जाती है कि हमें मानना ही मानना है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट से आई है। और अगर किस लेवल से अगर वो ऊपर चली जाती है तो उनके ऊपर भी अत्याचार होता है। तो कहीं न कहीं अगर मिलिट्री का रोल बैरक्स तक रह जाए, तो आप देखेंगे कि चाहे कितने भी करप्ट पॉलिटिशियन हो, ये एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आरज़ू जी वो नहीं नहीं मुझे सर, मौका मिल प्लीज रहा है, प्लीज लेकिन कहिए। प्रॉब्लम है, आपके जितने पॉलिटिशियन करप्ट हैं, मैं कह रहा हूँ इतने तो भारत में नहीं है करप्ट। भारत में तो अब काफ़ी हद तक जो लास्ट 10 साल से करप्शन के ऊपर एक्शन लिया गया है, तो मैं विज़िबली देखता हूँ सब कुछ हम ट्रांसपेरेंटली उसको ले आए हैं डिजिटल करने में, तो काफ़ी हद तक वो जो करप्शन है वो कम हो गया। लेकिन पाकिस्तान में करप्शन इतना ज़्यादा है, ये मुझे लगता है। आर्मी करती है 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस, 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट पे बैठी हुई है, कितने सारे आपके फौजी फाउंडेशंस हैं, उनका क्या रोल है बिजनेस के अंदर? हमारे इधर तो कोई फौजी फाउंडेशन नहीं है, कोई हम बिजनेस नहीं करते। जो अफवाह की शॉप्स भी होती है हमारी एयरफोर्स वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, जो मेरी वाइफ भी रन करती थी, वो कोई हमारे इधर उधर के जो पूरे इंडिया का सामान है ना, वो वहां आता है हमारे लोगों के लिए, ताकि हमारे जो जवान है उनको सस्ता मिल सके। तो लेकिन हमारा उसको कोई बेच के कोई प्रॉफिट नहीं कमाते थे। इनफैक्ट मेरी वाइफ को कभी पे नहीं किया जाता था उस चीजों के लिए। तो कहीं ये जो एक चीज है ना कि बिजनेस से हटाना
और पॉलिटिक्स से हटाना बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता। जनरल बाजवा के तो कितने 200 के करीब हैं वो पिज्जा सेंटर्स अमेरिका के अंदर, और $57 बिलियन का बिजनेस है। तो ऐसे ये हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब भी सर आसिम सलीम पॉलिटिकल, बाजवा के, हाँ, आसिम सलीम बाजवा, आई एग्री विद जी यू, आसिम सलीम बाजवा। तो कहीं भी अगर ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से, चाहे पॉलिटिशियन करप्ट भी हो, पर अगर पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेसी से इलेक्ट हुआ तो एक रास्ता होता है उसको बदलने का। आर्मी को बदलने का कोई भी रास्ता नहीं। सर ऐसा ही है, लेकिन सर उसके लिए आपको आसिम सलीम बाजवा साहब का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने चाइना का पैसा खाया था, और चाइना का इतना पैसा खा लिया कि चाइना की इकोनॉमी खराब हो गई। उन्होंने कहा भैया इसको हटा दो सीपीसी से, तब हम काम करेंगे। और उसकी वजह से चाइना आपके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि शी जिनपिंग को हमने बिजी करके रखा है यहाँ पे। तो सर कहीं जहां पे सर ड्यू होता हो वहां पे पाकिस्तान का थैंक यू भी कर लिया करें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल सर कि आपने आज ज्वाइन किया हमेशा की तरह। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड आई होप कि दोबारा भी हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल। और सभी पाकिस्तानी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।